हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं प्रमोद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल EGS स्टडी में। और आज मैं आपको कोई रणनीति नहीं बता रहा हूं, चूँकि मैसेज भी आए हुए थे कि 6 to 8 के जो सिलेबस है सर उसके बारे में, बुक्स के बारे में बता दें सर, लैंग्वेज के जो बुक्स हैं उसके बारे में बता दें। तो फिलहाल मैं इसी में जब मैं पढ़ा रहा होऊंगा तो उसी समय मैं आपको कुछ इसके बारे में हिंट्स दे दिया करूंगा। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं साइंस में आप 6 to 8 के लिए क्या आप लोगों को पढ़ना है वो चैप्टर वाइज मैं शुरू कर रहा हूं, ठीक है। तो आज जो शुरुआत है वो साइंस का सब कह सकते हैं कि स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम द बिगनिंग। तो सबसे पहले आइए शुरू करते हैं साइंस से और समझते हैं कि साइंस शुरुआत कैसे हुआ, साइंस का वर्ड कहाँ से आया। तो विज्ञान उसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग, और विज्ञान का अंग्रेजी रूपांतर जो है वो साइंस है। और साइंस वर्ड जो है वो ग्रीक भाषा के साइंसिया शब्द से लिया गया है। और साइंसिया का मतलब होता है टू नो, अर्थात जानना। लेकिन यदि हम सिर्फ इसका मतलब से ही निकाल लें कि विज्ञान सिर्फ जानने को कहते हैं तो ये उसकी परिभाषा नहीं हो सकता, और ना ही तो उसका सही डिफिनेशन हो सकता है। अभी यदि आप किसी स्टूडेंट से पूछते हैं या आप ही से यदि हम पूछें साइंस किसको कहते हैं तो बहुत सारे आप में से होंगे जो कहेंगे सर कि विशुद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। लेकिन ये एक संकुचित परिभाषा होगी विज्ञान की। इसमें यदि आप ये कहें सुव्यवस्थित रूप से संगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान, जो कि प्रेक्षणों से, अनुभवों से या फिर प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़े हुए तथ्यों के आधार पर जो ज्ञान प्राप्त होता है उसी को विज्ञान कहते हैं। और जब हम इसको शुरुआत कर विज्ञान का डिफिनेशन जानते हैं तो आता है कि विज्ञान के स्कोप क्या है, उसके एरियाज क्या हैं, उसके क्षेत्र क्या है। तो विज्ञान का क्षेत्र कह सकते हैं बहुत बड़ा है। हर एक चीज़ एक छोटा अणु परमाणु से लेकर, जिसको कि हम अपनी नग्न आँखों से देख नहीं सकते, ओपन आइज से देख नहीं सकते, उस बिंदु से लेकर के अब पूरे ब्रह्मांड तक का अध्ययन इसमें किया जाता है। इसीलिए इसका स्कोप जो होता है, इसका एरियाज जो होते हैं, इसके क्षेत्र जो होते हैं वो विशद है, ज़्यादा बड़ा है। और इसीलिए इसका रिलेशन जो है अन्य सब्जेक्ट्स के साथ बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। आप देखेंगे कि ज्योग्राफी का कुछ पार्ट्स आपको पढ़ना, ज्योग्राफी में भी पढ़ना है, आपको इसमें भी पढ़ना है। जब आप ब्रह्मांड पढ़ेंगे तो ब्रह्मांड के कई सारी चीज़ें जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है। तो कहीं ना कहीं विज्ञान जो है वह हर एक चीज़ से जुड़ा हुआ है जो कि जिसके बारे में हम जानते हैं, और वह चीज़ भी जिसके बारे में अभी हमारे पास ज्ञान नहीं है, उसके बारे में भी यदि जानकारी हमें प्राप्त करनी है, खोज करनी है, तो हमें विज्ञान ही बताता है। तो यहाँ देखते हैं सबसे पहले क्या क्या है, एक एक पॉइंट से देखते चले जाते हैं। जिसके बारे में मैंने बताया कि साइंस किसको कहते हैं, साइंस का मतलब क्या होता है विज्ञान, तो विज्ञान का अंग्रेजी साइंस, और साइंस का शब्द आया है साइंसिया, जो कि ग्रीक भाषा से लिया गया, और इसका मतलब होता है टू नो, मतलब जानना, ठीक है, जानना। अब है कि इसका डिफिनेशन यदि देखें तो वास्तविक अनुभव, प्रयोग एवं प्रेक्षणों पर आधारित तथ्यों का तार्किक विश्लेषण, तार्किक लॉजिकल एनालिसिस जो होता है, उसके पश्चात प्राप्त सुसंगठित, वर्ड देखिएगा, सुसंगठित, सुव्यवस्थित व क्रमबद्ध ज्ञान। क्रमबद्ध ज्ञान जो है, सिस्टमैटिक नॉलेज जो है, उसी को आप साइंस कह सकते हैं, उसी को विज्ञान कह सकते हैं। इसमें प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। अब प्रकृति का अध्ययन किया जाता है तो इसमें आपका हो सकता है कि प्रश्न उठे कि सर प्रकृति में क्या क्या। तो प्रकृति में आप यदि ध्यान देंगे तो एक साइंस के स्टूडेंट होने के नाते आपके दिमाग में चलेगा
हम यदि ऐसे एक सोशल साइंस या एसएसटी के स्टूडेंट से बात करें तो जब प्रकृति मतलब वो समझेगा गॉड गिफ्टेड, है ना। लेकिन चूंकि एक साइंस स्टूडेंट होने के नाते यदि बात करें तो द्रव्य और ऊर्जा का इंटर रिलेशंस जो है उन इस जो आंतरिक संबंध है उस संबंध का अध्ययन किया जाता है साइंस में, और पूरी प्रकृति इसी पर आधारित है, द्रव्य और ऊर्जा पर ही आधारित है। अब आगे आते हैं द्रव्य और ऊर्जा पर संबंध में। तो इसका एक लैंडमार्क हुआ था आइंस्टीन का जो सिद्धांत आया था E बराबर mc²। ये जो सिद्धांत आया इससे पहले जो मान्यताएं थी कि ऊर्जा और द्रव्य दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों स्वतंत्र हैं, इन्हें ना तो मारा जा सकता है, यानी कि ना तो पैदा किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। लेकिन जब आइंस्टीन का सिद्धांत आया तो उस सिद्धांत में इन्होंने कहा, आइंस्टीन ने, कि एनर्जी को चेंज किया जा सकता है, द्रव्य को चेंज किया जा सकता है एनर्जी में, और एनर्जी में को चेंज किया जा सकता है द्रव्य में। अब इसमें क्या हुआ कि जो पहले जो मान्यता थी कि दोनों स्वतंत्र हैं, ये कट गया कि दोनों स्वतंत्र नहीं है, दोनों एक दूसरे में चेंज किए जा सकते हैं, ये ऐसा आइंस्टीन ने कहा। तो एक क्वेश्चन आया था बीच में कि क्या आइंस्टीन के सिद्धांत ने द्रव्य और ऊर्जा के संबंध में जो पहले की थ्योरी थी उसको गलत साबित किया। तो यहाँ आपको मैं बता दूं कि उस सिद्धांत को गलत साबित नहीं किया, बल्कि उस सिद्धांत को और ज़्यादा लॉजिकली करेक्ट कर दिया। यहाँ ये भी बता दें कि इन्होंने ये कहा कि चेंज किया जा सकता है, लेकिन ये नहीं कहा कि एक नया बनाया जा सकता है, और ना ही ये कहा कि इसको नष्ट किया जा सकता है। इन्होंने सिर्फ परिवर्तित कहा कि परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, सिद्धांत इनका था E बराबर mc²। इसमें E यानी कि एनर्जी, m इट मीन्स मास, और C यानी कि निर्वात में जो लाइट का जो चाल होता है, प्रकाश की जो चाल होती है, उसको आगे पढ़ाएंगे इसके बारे में, इसीलिए मैं यहाँ इसका डिटेल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी बेसिक्स हम आपको बता रहे तो उसके बारे में भी नहीं बताएंगे आगे। अब यहाँ आगे आते हैं विज्ञान के भाग। विज्ञान के कौन कौन से भाग हैं इसके बारे में ज़रा समझ लेते हैं। तो विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, एक है नेचुरल साइंस और एक है सोशल साइंस। नेचुरल साइंस और सोशल साइंस कुछ किताबों में इसको 3 पार्ट्स में बांटा गया है, एक है नेचुरल साइंस, एक सोशल साइंस और एक फॉर्मल साइंस। लेकिन एक कह सकते हैं कि ऑथेंटिक रूप यदि कहें तो वो 2 ही हैं। अब दोनों में क्या क्या शामिल है, जैसे प्राकृतिक साइंस जो है, नेचुरल साइंस जो है, प्राकृतिक विज्ञान, इसको पुनः 2 भागों में बांटा गया है। पहला है पदार्थ विज्ञान यानी कि मटेरियल साइंस, और दूसरा है जीव विज्ञान। ठीक है, यानी कि बायोलॉजी। प्राकृतिक विज्ञान, पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया, पदार्थ विज्ञान और जीव विज्ञान। और पदार्थ विज्ञान यानी कि मटेरियल साइंस जो है वो पुनः 2 भाग में बढ़ता है, और एक होता है भौतिक विज्ञान और दूसरा है रसायन विज्ञान। अब समझ में आया कि भौतिक विज्ञान कहाँ से है। भौतिक विज्ञान पार्ट है मटेरियल साइंस का, और मटेरियल साइंस पार्ट है नेचुरल साइंस का। ठीक है, अब सामाजिक विज्ञान में कौन कौन आते हैं, तो सामाजिक विज्ञान में वे सारे विषय आते हैं जो मानव और उससे संबंधित जो क्षेत्र का अध्ययन करते हैं, उसमें वो सारे साइंस इसके अंतर्गत आते हैं, जिसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक, इकोनॉमिक्स, ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो इसमें आते हैं। अब यहाँ भौतिक विज्ञान आपको बता दिया कि भौतिक विज्ञान कहाँ आता है, कैसे इस कौन सा पार्ट में आता है, ये आपको बता दिए। अब यहाँ तक में जो क्वेश्चन, जैसे ये इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उम्मीद नहीं है, लेकिन आपसे यदि क्वेश्चन पूछता भी है तो क्वेश्चन यही पूछेगा कि भौतिक विज्ञान किसका अंग है। ठीक है, अब आते हैं कि भौतिक विज्ञान में पढ़ना क्या है या इसका स्कोप क्या है।
तो भौतिक विज्ञान में ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भौतिक विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। तो भौतिक विज्ञान में द्रव्य का अध्ययन किया जाता है, एनर्जी का अध्ययन किया। जितने भी चीज़ें हैं ये इन्हीं दो चीज़ों से बनी हुई, इन्हीं दो चीज़ों के कह सकते हैं कि मिलने से बनी है, या इन्हीं दोनों के संबंधों के बाद ही उसका निर्माण होता है। तो या तो वो द्रव्य के रूप में है या एनर्जी के रूप में, या दोनों के संयोग से बनता है। तो इस भौतिक विज्ञान में अध्ययन किया जाता है द्रव्य और ऊर्जा, यानी कि मटेरियल्स, और इसमें एनर्जी का जो इंटर रिलेशंस जो होता है, आंतरिक जो संबंध होता है, उस संबंधों का अध्ययन भौतिक विज्ञान में किया जाता है। ठीक है, भौतिक विज्ञान में द्रव्य और ऊर्जा के आंतरिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। किस में? तो फिजिक्स में, यानी कि भौतिक विज्ञान में, या फिजिकल साइंसेस को कह सकते हैं। यहाँ तक आने के बाद आप जरा और भी इसमें पढ़ना है, जिसमें आपको पढ़ना है कि भौतिक विज्ञान के और कौन कौन से पार्ट्स हैं, अलग अलग उसमें किसका अध्ययन किया जाता है। तो मैं यहाँ उसके बारे में डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, वो एक बार में एक दिन में यहाँ सभी चीज़ को लिख दूंगा और उसको याद करना है, क्योंकि वो मेमोरी से जुड़ा हुआ है, उसमें समझाने की कुछ चीज़ें नहीं है, याद करना है, रटन तो उसमें आपको यूज़ करना होगा। तो इसीलिए उसको ना लिख करके डायरेक्ट मैं आ गया इसमें कि इसका चैप्टर शुरू करें। ठीक है, इसका सबसे पहला चैप्टर है मेज़रमेंट। भौतिकी जब पढ़िएगा तो उसमें फिजिक्स जब पढ़िएगा तो जो एग्ज़ाम, यहाँ मैं आपको सिर्फ बता दूं कि ये सिर्फ जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ, वो सिर्फ ध्यान में रख करके बता रहा हूँ कि टू द पॉइंट चलना है। किसके अकॉर्डिंग? तो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, ज़्यादा ना डीप, हमको पढ़ना उतना है जितने से हमारा एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो चैप्टर है वो है मेज़रमेंट, यानी कि मापन। और ये जो टॉपिक है, इससे एक क्वेश्चन, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, जरूर रहता है। इसीलिए इस चैप्टर को याद करेंगे। और क्वेश्चन बहुत आसान सा होता है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी मैं हिंट करूँगा, लेकिन फिलहाल देख लेते हैं इसमें क्या है। तो मापन किसको कहते हैं? क्या है मेज़रमेंट? तो किसी भी भौतिक राशि का उसके उपयुक्त मात्रक से तुलना करके उसके सटीक मान ज्ञात करना मापन कहलाता है। हमको डिफिनेशन का ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मापन किसको कहते हैं। तो कोई भी ऐसी भौतिक राशि, अब यहाँ वह आपको लगेगा कि सर भौतिक राशि क्या होता है, बताते हैं आगे। तो कोई भी ऐसी भौतिक राशि जिसका मात्रक जो है उसका तुलना करके उसका सटीक मान ज्ञात करते हैं, तो उसको मापन कहलाते हैं। जैसे एक एग्जांपल आपको बता दें कि यदि हमको वेट का करना है तो हम किलोग्राम का यूज़ करते हैं। लंबाई मात्रक है, लंबाई का हम यदि ज्ञात करना है तो हम मीटर का यूज़ करते हैं, या यदि लिक्विड नापना है तो उसके लिए हम लीटर का यूज़ करते हैं। तो ये एक मात्रक है उसका। ठीक है, अब है कि सर इसमें बताया कि आपको भौतिक राशि, तो भौतिक राशि किसको कहा जाता है? जिसको कि फिजिकली मापा जा सकता है। ध्यान रखेंगे कि भौतिक राशि किसको कहा जाता है? जिसको फिजिकली यानी कि माप सकते हैं। तो माप किसको सकते हैं? जिसको कि हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसी को ना माप सकते हैं। अब सब कुछ जिसको कि एहसास करता है, सेंटिमेंट्स को मापा नहीं जाता। ठीक है, तो जिसको मापने योग्य, जो वह चीज़ या वह वस्तु या वह चीज़ जिसको कि मापा जा सकता है, उसी को भौतिक राशि कहा जाता है। ठीक है, तो मापन की विधि, इसके बाद आपको पढ़ना मापन की विधि। मापन किसका किया जाता है, कैसे मापा जाता है? तो उसके लिए दो चीज़ें होनी चाहिए। एक है मानक, आपको मानना होगा, एक मात्रक मानना होगा, और उस मानक का संख्यात्मक मान होना चाहिए। जैसे सपोज दैट हम मीटर बोलते हैं, तो मीटर में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ये माना हुआ। उसकी संख्या वैल्यू पहले से है, चाहे आप इंडिया में रहते हो, चाहे आप जापान में रहते हो, चाहे आप यूएसए में रहते हो। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर होता है, चाहे किसी भी छोर पर चले जाइए। जब वो 1 मीटर वो 5 बार नापेगा तो उसका मतलब 5 मीटर ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता।
या उससे कम नहीं हो सकता। चाहे आप किसी भी वर्ल्ड के किसी भी छोर में चले जाओ, जहाँ की ये यूनिट को वैलिड माना गया है उस जगह पर आप चले जाओगे तो हर एक जगह पर इसका मेजरमेंट जो है वो सेम आएगा। ठीक है, तो मानक मानना प्लस उसका संख्यात्मक मान समान रहना, एक रहना, इसका विधि है। उसके बाद आते हैं भौतिक राशि। तो भौतिक राशि आपको बताया जिसको कि मापा जा सकता है। अब इसको मापने के लिए आवश्यक चीज़ें क्या क्या होनी चाहिए, तो एक मात्रक होनी चाहिए और संख्यात्मक मान होनी चाहिए, इसके बारे में मैंने बता दिया। अब है राशि। राशि से हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है और यही है जहाँ एक राशि और दूसरा है ये सदिश और अदिश और दूसरा है मूल राशि और व्युत्पन्न राशि से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अभी भी आपके लिए भी एग्जाम में यदि क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक से तो यही इसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब है कि पहला जो है वो है अदिश, यानी कि राशि दो भागों में बांटा गया, एक अदिश राशि एक है सदिश राशि। अब अदिश राशि क्या होता है और सदिश राशि क्या होता है। अदिश यदि हम तोड़े तो क्या होगा, अ प्लस दिश। अब इसको हम दिश यानी कि आप डायरेक्शन इसको मानिए, ठीक है, डायरेक्शन यानी कि दिशा। यदि जिस राशि में डायरेक्शन, और हम लोग हिंदी से भाषी हैं तो अ मतलब नो होता है ना, जिसमें डायरेक्शन नहीं हो, जिसमें डायरेक्शन नहीं हो तो दो चीज़ें जरूरी होती है, एक होता है परिमाण और दूसरा होता है दिशा। ठीक है, तो जिसमें परिमाण हो बट दिशा नहीं हो, जिस राशि में परिमाण हो लेकिन दिशा नहीं हो, अदिश दिश ना हो, यानी कि जिस राशि में दिशा नहीं हो, डायरेक्शन नहीं हो, उस राशि को अदिश राशि कहा जाता है। जिसमें कि उदाहरण के लिए मैंने यहाँ बताया कि द्रव्यमान, घनत्व और चाल। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चाल किस प्रकार की राशि है, अदिश राशि है, सदिश राशि है, दोनों है, ये इनमें से कोई नहीं, इस तरह का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो अदिश में यहाँ है, आगे और भी बताएंगे इसके बारे में, लेकिन फिलहाल यहाँ आपको इसका डिफिनेशन आपको बता दिए। सदिश में क्या होता है, स मतलब साथ में दिशा, जिसमें दिशा साथ में हो, यानी कि परिमाण प्लस डायरेक्शन। ठीक है, परिमाण प्लस डायरेक्शन दोनों चीजें हों उसको क्या कहते हैं, तो सदिश राशि कहते हैं। जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो सदिश, जिसमें परिमाण और दिशा परिमाण हो लेकिन दिशा नहीं हो उसको अदिश राशि कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से उसके बाद आते हैं मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। मूल राशि किसको कहते हैं और व्युत्पन्न राशि किसको कहते हैं। अब इसको जो है वो यदि ध्यान से समझेंगे तो इसको बांटा गया है मात्रक के अनुसार से, यानी कि वह राशि जिसका मात्रक मूल रूप से, जैसे हम एक कहते हैं ना कि अंग्रेजी में पढ़ते हैं वोवेल और कॉन्सोनेंट। वोवेल क्या है, अपने आप में पूर्ण होता है, वह किसी का सहयोग नहीं लेता। तो वह राशि जिसका मात्रक अपने आप में पूर्ण है, वो किसी के सहयोग से नहीं बना है, उसको कहा जाता है मूल राशि। और जिसका जो मात्रक है वह दूसरे के सहयोग लेकर के, मूल राशि का सहयोग लेकर के बनता है उसका मात्रक, उसको कहते हैं क्या, तो व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न, इसको तोड़ेंगे तो उत्पन्न राशि। ये उत्पन्न किया हुआ है किससे, तो मूल राशि से जोड़ तोड़ करके बनाया हुआ है। ठीक है, समझ में आई। तो मूल राशि टोटल कितने हैं, तो 7 है। ठीक है, क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा कि कितने मूल राशि हैं तो 7 हैं। और व्युत्पन्न राशि अलग कई सारे हैं, वो अलग अलग निकाले जाते हैं, तो उसके बारे में भी ध्यान रखिएगा कि मूल राशि कितना है और अदिश सदिश में कौन है। इसके बारे में और भी डिटेल्स अभी पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है तो कुछ डिटेल्स और भी जानेंगे इसके बारे में, लेकिन इसके अगले वीडियो में। अब यहाँ इसके बाद मैं कुछ आपसे शेयर कर रहा हूँ जो कि क्वेश्चन पूछे गए थे आपके द्वारा, वीडियो जो पिछला वीडियो अपलोड हुआ था उसमें से। कुछ स्टूडेंट्स आप में से जानना चाह रहे थे कि सर SST का भी बता दीजिए जिसमें क्वेश्चन क्या हो, क्वेश्चन नहीं, उसका बुक लिस्ट क्या होगा। तो बुक लिस्ट के बारे में आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।
फ़िलहाल अभी मैं यदि आपको बता दूं तो आप फ़िलहाल TMH का यानी कि टाटा मैग्रा हिल का बुक आप खरीद सकते हैं, जिसमें कि हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए आप सविंदर सिंह का और माजिद हुसैन का ले सकते हैं। पॉलिटिकल्स के लिए DD बसु या लक्ष्मी का बुक आता है संविधान का, तो वो बुक ले सकते हैं। राजनीतिक व्यवस्था करके आता है, या DD बसु का ले सकते हैं। उसके बाद है ज्योग्राफी पॉलिटी हो गया। इकोनॉमिक्स में रमेश सर का एक आता है बुक, उसको आप पढ़ सकते हैं, जो कि TMH का ही है, टाटा मैग्रा हिल का ही है। ध्यान रखिएगा कि टाटा मैग्रा हिल मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि टाटा मैग्रा हिल के पब्लिकेशन की किताबें NCERT बेस्ड हैं, और जिन्होंने भी इस बुक को लिखा है वे काफ़ी रिनॉन्ड पर्सन रहे हैं अपने सब्जेक्ट में। तो उस बुक्स को आप पढ़िए तो एक हो सकता है कि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्ड कर दे। अब आते हैं साइंस में, तो साइंस में इन्हीं का TMH का ही, टाटा मैग्रा हिल का ही एक बुक्स है जिसका नाम है, हम किताब आपको दिखा दे रहे, बुक है, किताब का नाम है देखिए सामान्य विज्ञान, जिसमें कि सभी इसमें शामिल है। आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, यानी कि पूरा का पूरा साइंस सब्जेक्ट इसमें शामिल है, और टाटा मैग्रा हिल का ही है, मैग्रा हिल का ही है, टाटा मैग्रा नहीं मैग्रा हिल का, जिसका लेखक है आपके सिंह, इसमें सिंह लिखा हुआ है, तो शायद वशिष्ठ सिंह ऐसे करके कोई है, सिलवंत सिंह, ठीक है, सिलवंत सिंह की बुक है, सामान्य विज्ञान लिखा हुआ है। आप इस किताब को खरीद सकते हैं, अच्छी बुक है। और यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो घटना चक्र की बुक आती है, उसको आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस बहुत अच्छे, कलेक्शन बहुत अच्छे हैं। इतना सारा आप पढ़ सकते हैं। विशेष यदि और भी जानकारी हो तो चूँकि मैं वीडियो नहीं देना चाहता उसमें, क्योंकि वीडियो बनाता भी हूँ और विशेष काफ़ी लंबा हो जाता है, तो आप लोगों का भी रुचि नहीं रहता, इसमें आ जाते हैं, ठीक है। इसी में हम आपको बीच बीच में बताते चलेंगे यदि आपको कुछ प्रॉब्लम होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ डिस्कस करेंगे इससे आगे के पार्ट्स के बारे में, ठीक है। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।